हेलो एंड स्टडी लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या सीख मिलती है। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो जीवन किस ग्रह पर है ऐसा? तो पृथ्वी ही अभी तक गैलेक्सी में एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन उपलब्ध है, और ऐसा कोई ग्रह अभी खोजी नहीं गई है। प्रयास जारी है कि उस पर जीवन मौजूद हो, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो जीवन का आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो भूमि, जल एवं हवा। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो भूमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम भवन का निर्माण करते हैं, जिस पर हम वाहनों को चलाते हैं, उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद गैस की वह परतें जो उसे चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें, अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है, जो कि पृथ्वी पर 1/3 पाया जाता है। तो जलमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर वह भाग जिसमें जल मौजूद हो, पृथ्वी का वह बहुत बड़े भाग जहाँ पर जल पाया जाता है वह जलमंडल कहलाता है, जो कि पृथ्वी पर 1/3 है। और पीने लायक मीठा जल 2% ही है, जिसे हम नहाने पीने में एवं अन्य कार्यों में, पेड़ पौधे को जल देने में उपयोग करते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल की एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, वह जीवमंडल के क्षेत्र होते हैं। तो जीवमंडल के क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? तो स्थल, जल एवं हवा जहाँ एक साथ मौजूद हो। अब हम भूमंडल के बारे में जानते हैं कि भूमंडल क्या होता है। तो भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। तो भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। यह भूपटपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों के बने होते हैं, जिसमें जीव के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भाग में बांटा जा सकता है।
बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग को महाद्वीप के नाम से जानते हैं एवं जल के बहुत बड़े भाग को महासागर के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? इसे हम देखते हैं। ये देखिए, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्रशांत महासागर हैं, ये दक्षिणी महासागर हैं, ये अटलांटिक महासागर हैं। ऐसे सभी महासागर, ये हिंद महासागर हैं, ये आपस में ये सब जुड़े हुए हैं। इसे आगे विस्तार से हम देखेंगे। तब तक हम इसे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर है। समुद्र का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र के तल से मापा जाता है, जिसे शून्य कहते हैं। अब हम इस चित्र में देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये एशिया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका है सेकेंड नंबर पर, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ी महासागर में प्रशांत महासागर है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। यानी जो कि एशिया से होते हुए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका तक कवर करता है। उसके बाद ये दक्षिणी महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है। ऐसे टोटल 7 महाद्वीप एवं टोटल 5 महासागर यहाँ मौजूद हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, समुद्र से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। एवं विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मुरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से अधिक गहरी है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी हो सकती है? यानी आपने कभी सोचा है कि जितनी पृथ्वी पर ऊंचाई मौजूद नहीं है पृथ्वी के भाग में, उससे अधिक गहराई मौजूद है। अब ये देखिए, ये बता रहा है, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर
कदम कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं जो कि यहाँ हमें एनसीईआरटी में ही पढ़ने को मिलती हैं। अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि महाद्वीप क्या क्या होते हैं एवं ये कितने हैं। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है, जिसे चित्र 5.1 में हमने देखा। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि स्थल का सबसे बड़ा भाग पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसे आप फिर से देख लीजिए। देखिए, ये इसका भूमध्य रेखा है और ये पृथ्वी के उत्तरी भाग में अधिक स्थल मंडल है, जो कि सबसे अधिक पृथ्वी के उत्तरी भाग में ही पाया जाता है एवं दक्षिणी भाग में कम स्थल है। यहाँ पर अधिक जल राशि ही हमें देखने को मिलती है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो यूराल पर्वत कहाँ है? तो एशिया में मौजूद है, जो कि एशिया के पश्चिमी भाग में है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप से इसे अलग करता है। तो देखते हैं यहाँ, ये देखिए, ये यूराल पर्वत है और हम जूम करते हैं। ये एशिया महाद्वीप है और ये यूराल पर्वत, जो कि हमें यूरोप से अलग करता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो हमने ऊपर देखा कि एशिया पृथ्वी के उत्तरी भूभाग में है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और ये देखिए, यूरोप पृथ्वी के उत्तरी भूभाग में है और ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी, और इस तरफ एशिया महाद्वीप पड़ता है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप है। यानी एशिया महाद्वीप के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में हमने इसे देखा।
इसमें आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस भाग पर अधिक गर्मी पड़ेगी क्योंकि विषुवत रेखा से कर्क रेखा एवं मकर रेखा वाले भाग पर अधिक गर्मी पड़ती है। इसे हम यहाँ देखते हैं। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री है और ये मकर रेखा है। ये तीनों रेखा इससे होकर गुजरती है और यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ अधिक गर्मी पड़ेगी। और एक बहुत बड़ी बात, यहाँ अफ्रीका में ही सहारा मरुस्थल स्थित है, जो कि बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है और नील नदी यहाँ से होकर गुजरती है। और सहारा मरुस्थल इतना बड़ा भाग है जो कि भारत से भी अधिक बड़ा है। भारत देश इस मरुस्थल में समा जाएगा, इतना बड़ा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तानीय स्तर है। अब हम आगे देखते हैं, जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, जिसे हमने ऊपर अभी चित्र में देखा। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए। इसमें हमने विश्व के मानचित्र में देखा कि सहारा रेगिस्तान जो कि है वो अफ्रीका में स्थित है और वह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, जिसे हमने अभी ऊपर देखा चित्र में। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। तो ये आप देखिए। उत्तरी अमेरिका के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा है, किस जल संधि से जुड़ा है? तो पनामा जल संधि से। ये सब पॉइंट सिर्फ एनसीईआरटी में ही पढ़ने को मिलती हैं और अन्य बुक में बहुत कम मिलती हैं। इसमें ये देखिए चित्र में, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये स्थल संधि है जो कि पनामा से जुड़ा हुआ है, पनामा स्थल संधि से। अब स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो कि दो बड़े स्थलीय भाग को आपस में जोड़ता है, वह स्थल संधि कहलाता है। तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि से जुड़े हुए हैं? तो पनामा स्थल संधि से। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका, उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो ये आप चित्र में देखकर पता लगाइए। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है और यहाँ से रॉकी पर्वत स्थित है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है। यहीं रॉकी पर्वत के हवा से होकर
रॉकी पर्वत से ही जब हवा होकर गुजरती है तो अंगूर के सीजन में अंगूर पकते हैं। इस पर्वत की हवा से अंगूर जल्दी पकते हैं। और ये देखिए, ये शायद प्रशांत महासागर है और ये शायद अटलांटिक महासागर है। ये इस तरह से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर है एवं दक्षिणी अमेरिका में भी ऐसा ही है। पूर्वी भाग में अटलांटिक एवं दक्षिणी भाग में प्रशांत महासागर। अब हम आगे देख पढ़ते हैं। अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जिसे कि हमने अभी ऊपर देखा चित्र में। इसके पूर्व एवं पश्चिम भाग में कौन से दो महासागर स्थित है? तो अभी हमने देखा कि दो महासागर स्थित हैं, जो कि पूर्व में कौन सा महासागर है? हाँ, पूर्व में और पश्चिम में प्रशांत महासागर। सही, बिल्कुल सही। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो कि चित्र 5.1 में देखिए। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से मेन पॉइंट मिले? तो यह दो महासागरों के बीच में है, जो कि अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर है। एवं विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एवं विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि अमेजन है, वह दक्षिणी अमेरिका में बहती है, जिसे कि हम ऊपर अभी चित्र में देखते हैं। ये देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये एंडीज पर्वत है, जो कि इसके उत्तर से दक्षिण भाग तक फैला हुआ है। अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह दक्षिणी अमेरिका में बहती है। और यह दो महासागर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के बीच में है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाते हैं। तो वह कौन सा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहे जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसे चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि द्वीपीय महाद्वीप कहलाते हैं और यह पृथ्वी के दक्षिणी भूभाग में है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम आर्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक है। तो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक स्थल मंडल का बहुत बड़ा भूभाग है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि
यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थायी मानव निवास नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ता है एवं बर्फ से ढकी हुई रहती है, तो यहाँ मानव का निवास करना मुश्किल होता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र एवं संस्थान यहाँ स्थित है। इसके नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। इसे हम चित्र में देखते हैं दक्षिणी महाद्वीप को। ये देखिए, ये दक्षिणी महाद्वीप है। ये दक्षिणी महाद्वीप है जो कि पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, जो कि अंटार्कटिका है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आइए अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल की सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि उपयोग करने लायक नहीं होता है, वह मानव उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल से के रूप में पाया जाता है, जो कि जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आते हैं। यहाँ यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो पानी की कमी महसूस क्यों होती है, जबकि पृथ्वी पर इतना अधिक पानी है? तो पृथ्वी पर जो कि 97% जल उपस्थित है वह खारे जल हैं एवं 3% जल ही हमें उपयोग लायक है, जिसमें नदियाँ, झीलें, जो कि नदियाँ भी अभी प्रदूषित हो रही हैं हम मानवों के द्वारा, एवं अन्य नाले के पानी, अन्य जो कि 3% जल के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं महासागर। तो महासागर के बारे में हम देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर का जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो महासागरीय जल की मुख्य गतियां कौन कौन से हैं? तो तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं, जो कि सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अब हम आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है।
चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो हमने पहले ऊपर देख रखा है, सॉरी, पता लगाइए। अब आगे, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर के तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह मेन पॉइंट है कि अटलांटिक महासागर के तटरेखा कैसा है, तो दंतुरित। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो कौन महासागर? अटलांटिक महासागर, जिसका आकार एस का है। ये इसका मेन पॉइंट है कि इसका आकार एस के आकार की यह है। और सबसे बड़े पॉइंट इसमें यह है कि यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अब हम हिंद महासागर के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसके नाम से किसी देश के नाम पर, जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर यह रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया एवं पश्चिमी में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरती है। तो दक्षिणी महासागर अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरती है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। तो यह उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला है। अब हम आर्कटिका महासागर के बारे में देखते हैं। यह महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरे हैं। अब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर एक गैस के परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत एक ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो वायुमंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक है, तो 1600 किलोमीटर। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करने पर क्षोभमंडल,
समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल हैं। ये देखिए चित्र में। ये देखिए क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में ये जो एरोप्लेन है वो चलता है। ये देखिए सब समताप मंडल है, और ये मध्य मंडल, और ये बहिर्मंडल। यहाँ हमारे सैटेलाइट होते हैं। और ये देखिए मध्य मंडल है, यहाँ तक उल्का पिंड अगर गिरते हैं तो यहाँ तक आते आते समाप्त हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरे गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी पर गर्मी यानी वायुमंडल में वातावरण सीमित मात्रा में रहता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी से जो भी ऊष्मा छोड़ी जाएगी वह तुरंत वायुमंडल से निकल जाएगी और पृथ्वी एकदम से ठंडी हो जाएगी। और जब उस पर सूर्य की प्रकाश आएगी तो वह पूरी तरह से बहुत गर्म हो जाएगा और यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से। यह पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए ऊंचाई पर जाने वक्त पर्वत पर जो चढ़ने वाले लोग होते हैं वह सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने में इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो एक पॉइंट ये है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और पवन किससे कहते हैं तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब हम जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि जीवमंडल क्या है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा का बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य रहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल में जुड़े रहते हैं। जीवन मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत या पादप जगत में
विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाता है। लकड़ी तथा खेती के लिए वन को काटा जाता है तथा इसके ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, यानी भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, पृथ्वी पर दरारें हो जाती हैं तथा आसपास में के जो भवन होते हैं वह टूट जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, यानी नदियों के दूषित जल के कारण वह मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं रहा, वह प्रदूषित हो चुका है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रहा है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ जाने से पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि भूमंडलीय तापन है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अति उपयोग हमेशा नुकसानदायक होता है। अब नीचे अभ्यास है। पृथ्वी के 4 प्रमुख प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल एवं जैवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप, तो ये आप खुद बनाइए। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम आगे चैप्टर कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।